हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ क्रिस्टीना विलेस और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ आपको पूरी सोशल स्टडी फ्रॉम क्लास 6 से लेकर 10 तक। अभी फ़िलहाल मैं अपने हर वीडियो में वैसे आपको बताती हूँ, अभी हम फिलहाल 9th और 10th की जो सोशल स्टडी है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी 9th और 10th की सोशल स्टडी चल रही है एंड आई हैव टोटल 14 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द ऑफलाइन क्लासेस और अभी मैंने जो है विद इन 1.5 ईयर्स मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं ऑन माई चैनल। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़, अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एजुकेशनल पर्पज़ से बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। खैर, आज हम अपना चैप्टर ये करने जा रहे हैं, दैट इज़ ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर है ये, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ओके, सो व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ चैप्टर बेस्ड है, बहुत बड़ा एक हमारा इंडस्ट्रीज़ का एक पार्ट है। जो हमारी इकोनॉमी जो है हमारी कंट्री की वो इंडस्ट्री पे बेस्ड है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे भी बेस्ड है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यानी कि इंडस्ट्रीज़ हमारी जो है क्या बनाती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, इंडस्ट्रीज़ किस तरह से कैटेगराइज्ड है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। नाउ व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहते किसे, ठीक है। So manufacturing industry is production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product. बट ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्रीज में गुड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की ही बात हो रही है कि गुड्स का प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में होता है बेसिकली। सो गुड्स का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरीके से गुड्स प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप अपने डेली यूज में ना जाने कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में छोटी सी सुई से लेके बहुत बड़ा एलईडी टीवी, फ्रिज, कार, जितने चीज़ें जितने प्रोडक्ट्स आपके घर में हैं वो सारे के सारे आपके इंडस्ट्रीज में ये सब प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। सो दैट्स टू बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज हमारी ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो हम देख रहे हैं, हम इसमें ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज क्या क्या चीज़ें बनाती है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड जब बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फॉर रॉ मटेरियल, क्वांटिटीज आफ्टर मतलब बहुत लार्ज स्केल में इसकी क्वांटिटी है, बहुत बड़े पैमाने पे। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो कार की अगर इंडस्ट्री है तो कार की इंडस्ट्री सिर्फ एक कार तो बनाएगी नहीं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि कार की इतनी बड़ी इंडस्ट्री और कार की कोई एक इंडस्ट्री नहीं है। हमारी कंट्री में कार की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, और अगर आप बाहर की कंट्री की बात करें तब तो पता नहीं ना जाने ऑल द वर्ल्ड में जो है कितनी कार की जो है इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग, वी आर लिविंग इन इंडिया, सो फर्स्ट वी सी अबाउट आर कंट्री एंड आर कंट्रीज इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो कार की अगर इंडस्ट्री है, कार के अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारी कंट्री में, और एक कोई कार की इंडस्ट्री नहीं है हमारी कंट्री में, इस एक नहीं बल्कि बहुत सारी कार की इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं और जो अलग अलग कार्स बनाती हैं। कार्स के साथ साथ उनके जो पार्ट्स होते हैं जो कार में यूज होते हैं वो अलग इंडस्ट्रीज बनाती हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं बनाती हैं। सो कोई जो इंडस्ट्री है जो कार्स बनाती है वो कोई एक कार तो बनाती नहीं है, वो तो बहुत सारी क्वांटिटी में, मतलब बहुत सारे हैं, आप कह सकते हो थाउजेंड्स में तो कार बनती ही बनती है करीब, ठीक है, थाउजेंड्स में आपकी कार बनती है, ठीक है। सो इसलिए रॉ मटेरियल उनके पास आता है, सारी चीज़ें आती है, पार्ट्स आते हैं, मशीन्स आती हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स लगने होते हैं कार में वो आते हैं, एंड मटीरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, और उस अलग अलग मटेरियल्स को वो इंडस्ट्रीज जो है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करके हमें कार की फॉर्म में देती हैं या मोबाइल की फॉर्म में देती हैं। फैक्ट्री है तो वो मोबाइल की फॉर्म में देती है, कम अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो ये पार्ट है, ये पार्ट हमारा आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। आपने 3 तरीके की एक्टिविटीज़ पढ़ी है ना इकोनॉमिक्स में। सो इकोनॉमिक्स में आपने 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी है। फर्स्ट हो गई आपकी क्या है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंड हो गई आपकी ये सेकेंडरी एक्टिविटी, लिख देती हूँ, और थर्ड हो गई आपकी टेरिशरी एक्टिविटी, ठीक है। अब ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इकोनॉमी में अलग अलग एक्टिविटी होती हैं, अलग अलग तरह से जो है चीज़ें बनती और ख़रीदी और बेची जाती हैं, और हमारी कंट्री में जितना भी काम होता है, जितना भी वर्क होता है, उस सारे के सारे काम को, सारे वर्क को जो है ये इन 3 कैटेगरीज में
बांट रखा है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपके नेचर से डायरेक्टली जो चीज़ें हमें मिलती हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गई, वो सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। सेकेंडरी में आपकी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। सो इसी तरीके से टर्शरी एक्टिविटी है जहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट मिलता है, सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। सो प्राइमरी मटेरियल, फिनिश गुड्स, तो हमारे पास प्राइमरी मटेरियल होता है इन इंडस्ट्रीज के पास, और उन प्राइमरी मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदला जाता है, चेंज किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यानी कोई भी कंट्री है, चाहे वो अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, कोई भी कंट्री है, अगर उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जाननी है, ठीक है, तो क्या हमें करना पड़ेगा? हमें मेजर करना पड़ेगा, मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस कंट्री का जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है, इस कंट्री में क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, कितना ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये कंट्री कितना एक्सपोर्ट करती है, कितना इंपोर्ट करती है। अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रही है तो इट मीन्स उस कंट्री का इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो उसका कमज़ोर है। अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो वो कंट्री जो है इकोनॉमिकली स्ट्रेथेंड मानी जाती है, ठीक है। इंपोर्ट वो तभी करेगी ना कि उसकी कंट्री में वो सारे प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल नहीं है, या उसकी कंट्री इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है बना पाए, इसलिए वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में चीज़ें बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, तो उससे ये पता लग जाता है कि भाई इस कंट्री में जो है इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, प्रोडक्ट्स बहुत बनाए जाते हैं, और जितना कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है उतना ही उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। भाई इंपॉर्टेंस क्या है, इंडस्ट्रीज बनाने का मेजर मोटिव क्या है, इंडस्ट्रीज बनाने का मेन एम क्या है। इंडस्ट्रीज तो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम से ही बन रही है, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ही पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल बनाना शुरू किया, इंडस्ट्रीज उन्होंने ही पहले ब्रिटिशर्स से बनाना स्टार्ट किया। सो यहाँ तक आते आते देश आज़ाद होते होते तक, और जब हम ये चैप्टर में जिस ईयर की हम इंडिया की बात कर रहे हैं उस ईयर तक आते आते हमारी कंट्री में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो मैन्युफैक्चर हो चुकी थी। तो भाई इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, अगर मैन्युफैक्चर करने की क्या इंपॉर्टेंस है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जर्नल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ना, जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज जहाँ पर माल बनाया जाता है, जितना भी माल प्रोडक्ट को कहते हैं, ठीक है, गुड्स और प्रोडक्ट्स को भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स को हिंदी में माल कहा जाता है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो काम करने वाले लोग हैं वो इनको क्योंकि वो वर्कर्स वगैरह होते हैं, बहुत मैक्सिमम वर्कर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स या गुड्स का इस्तेमाल वो ज़्यादा इस वर्ड का यूज़ नहीं करते कि भाई माल आ गया इंडस्ट्रीज़ में, भाई फैक्ट्री में माल आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये बोला है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारी कंट्री का बैकबोन है, ठीक है। कंसीडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जर्नल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जर्नली भी वो हमारी कंट्री का बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी बैकबोन है। इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज, क्यों है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है। मॉडर्नाइज कैसे करती है कि भाई एग्रीकल्चर में पहले क्या होता था, पहले हमारे पास इतने अच्छे टूल्स नहीं होते थे, इंप्लीमेंट्स नहीं होते थे, ठीक है। आज हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स हैं, इंप्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये ट्रैक्टर्स हो गए, नए नए अच्छे जो टूल्स हो गए, जो आज जो है किसान जो है यूज़ करता है, फार्मर जो आज नए नए टूल्स यूज़ करता है, ठीक है। वो टूल्स कहाँ बन रहे हैं, भाई बन तो इंडस्ट्रीज में रहे हैं। ट्रैक्टर्स वगैरह कहाँ बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं। ट्यूबवेल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, या ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं। ट्यूबवेल्स भी वगैरह कहाँ बन के आते हैं, इंडस्ट्रीज में बन के आते हैं। पहले हमारा एग्रीकल्चर किससे होता था, गाय बैल से, ठीक है, गाय बैल जोते जाते थे, हल होता था, या जो मतलब हमारे जो फार्मर्स होते थे, इंसान होते थे, वो इंसान खुद जो है हल से जो है पूरे खेत को जो है जोता करते थे, बीज डालना। आजकल ट्रैक्टर में ऐसा सिस्टम आ गया है कि ट्रैक्टर को आप जब चलाते जाएंगे तो उससे खेतों की गुड़ाई होती जाएगी, मट्टी उखड़ती जाएगी, और साथ साथ में उसमें ऐसा सिस्टम हो गया है बीज अपने आप जो है जहाँ खुदाई होगी वहाँ पर बीज भी जो है अपने आप पड़ते चले जाते हैं, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है। दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर के इनकम पर ही बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रहते थे, बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। मतलब बहुत सारे कंट्री में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब हमारी बहुत सारे ऐसे लोग नहीं थे, बल्कि ये था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री करीब 75-80% हमारी कंट्री के जो पीपल्स थे, सिटीजन्स थे, मैक्सिमम जो थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, और हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो थी वो 75% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी।
एग्रीकल्चर जब हमारा अच्छा होता था तभी हम एग्रीकल्चर से ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो है हम बाहर एक्सपोर्ट कर पाते थे और उससे हमारी इकोनॉमी जो है रन कराने की हम कोशिश करते थे कि अच्छी हमारी इकोनॉमी रन करे, ठीक है। सो जब एग्रीकल्चर ही ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे, फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, तो वो ऑब्वियसली अपनी इनकम के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के वजह से इतना इनकम, इतना उनको जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनका रहन सहन इतना अच्छा डे बाई डे नहीं हो पाता था। लेकिन इंडस्ट्रीज जब ओपन हुई तो इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर में यूज होने वाले टूल्स, इंप्लीमेंट्स, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स, बहुत सारी, यही सारी नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी, थ्रेशिंग मशीन, प्लॉगिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज में बन रही हैं। तो इंडस्ट्रीज में जब बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं तो क्या हो रहा है, लोगों को, पीपल को जो है उन इंडस्ट्रीज में जो है काम मिल रहा है, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर में काम मिल रहा है, जहाँ सेकेंडरी सेक्टर प्रॉपर इंडस्ट्री वाला सेक्टर है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड, और टेरिशरी सेक्टर में भी उनको काम मिल रहा है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज जो है अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है बनाकर दे रही है, ठीक है, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बन गया और इंडस्ट्री में पूरा प्रोडक्ट तैयार है, भाई बन गया, सारा प्रोडक्ट बन गया, अब भाई जिसने मंगाया है उसके पास जो है इस प्रोडक्ट को जो है आपको लेके जाना है, सारा प्रोडक्ट तैयार है, सब कुछ बन गया है, फैक्ट्री के सामने खड़ा हुआ है, ट्रक खड़ा हुआ है, प्रोडक्ट को भाई लेके जाना है। ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ। प्रोडक्ट लेके कौन जाएगा, कोई हो ऐसा जो जिसको ड्राइविंग आती हो, जिसको रास्ते पता हो, जो सही करेक्ट एड्रेस पे जो है पहुंचा सके, ड्राइविंग उसकी अच्छी हो, तभी तो वो प्रोडक्ट से भरा हुआ ट्रक जो फैक्ट्री के सामने रखा हुआ है उस ट्रक को जो है वो आगे लेके जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई उनको क्या चाहिए, उनको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। तो भाई जिसको जो है ड्राइविंग अच्छी आती है तो वो उसको जो है वहाँ पे जॉब मिलेगी। तो टेरिशरी सेक्टर में भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विसेज प्रोवाइडेड करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी टेरिशरी सेक्टर में आती है जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टेरिशरी सेक्टर में आता है। ड्राइवर बीइंग अ ड्राइवर, उसको एक पर्सन को जॉब भी मिल गई और टेरिशरी सेक्टर में ये ट्रांसपोर्टेशन आता है, ठीक है। सो इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों को सेकेंडरी और टेरिशरी सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिली। इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, हमारी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी कई हद तक जो है खत्म हुई। ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया, साथ ही साथ हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया है जहाँ पर लोग जो है ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, बैकवर्ड एरिया है और इतना ज़्यादा बैकवर्ड, इतना ज़्यादा कि वहाँ पे किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रीज सेटअप करी है, कुछ पार्ट जंगलों का जहाँ पे ट्राइबल पीपल्स जो है रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ पार्ट जंगल वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह का कुछ पार्ट काट के वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करी है, ठीक है। फैक्ट्रीज वहाँ पे बनाई हैं फॉरेस्ट को काट के, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा काटने लगे हैं। पहले इंडिपेंडेंस के बाद में इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा काटने लगे हैं, ठीक है। तो ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़, तो अलग अलग जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी ना, कि वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, शहरों में, सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत बनती थी, सिटीज़ में थोड़े हाईफाई टाइप के लोग रहते हैं, तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी खत्म हो गई, क्योंकि अब वो ट्राइबल लोग जहाँ रहते थे उनके आसपास भी जो है इंडस्ट्रीज इन द ट्राइबल एंड द बैकवर्ड एरिया, इंडस्ट्रीज अब वहाँ भी सेटअप होने लगी। ये लोगों को भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बनने से, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ही नहीं बनती हैं, लोग जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उन वर्कर्स के लिए वहाँ पर हाउसेस भी बनाए जाते हैं, घर भी बनते हैं उन वर्कर्स के लिए रहने का इंतजाम होता है और टॉयलेट वॉशरूम होता है, खाने पीने के लिए वहाँ पे रेस्टोरेंट्स। और आज के टाइम पे अगर मैं बता रही हूँ, अगर आप आज से अगर 50 साल पहले की बात करो, जब शुरुआत करी इन सारी चीज़ों की, तो ढाबे वगैरह, खाने की जो चीज़ें हैं, होटल्स वगैरह, वो भी धीरे धीरे जो है वहाँ पे आसपास, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज में वर्कर काम करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, अगर जंगल में कोई इंडस्ट्री बना दी है तो वो खाना कहाँ से लेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, ठीक है, जो उन वर्कर्स को खाना भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक। सेकेंड हम देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड, ट्रेड, कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब एक्सपोर्ट होने लगा मैन्युफैक्चर गुड्स का, धीरे धीरे जो हमारी इंडस्ट्रीज में गुड्स जो हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे थे या जो बनाए जा रहे थे हमारी इंडस्ट्रीज में, गुड्स जो बन रहे थे, वो गुड्स अब धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगे, बढ़ने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उन गुड्स का क्या होने लगा, आपका ट्रेड होने लगा। ट्रेड एंड कॉमर्स में यहाँ का मतलब है कि ट्रेड होने लगा और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कॉमर्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर होने लगी, ठीक है। एंड ब्रिंग इन मच नीडेड इन द फॉरेन, भाई जितना ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना, जितना ज़्यादा अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होगी और स्ट्रांग होगी।
Countries that transform their raw material into a wide variety to finished goods of higher value are prosperous. Countries that transform their raw material, वो countries जो अपने जो raw material है बहुत जल्दी, मतलब बहुत फटाफट लार्ज पैमाने पे जिसे कहते हैं into a wide variety, लार्ज पैमाने पे जो countries अपने raw material को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं और हायर वैल्यू पे जो बाहर के देशों में बेचती हैं, जो दूसरी कंट्रीज जो बाहर के देशों में अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, वो कंट्री बाकी कंट्रीज से ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं। वो मैंने आपको प्रीवियसली बता ही दिया, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. इंडिया भी हमारा तभी प्रॉस्पर कर पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर यानी कि ऐश्वर्य जिसे कहते हैं, ठीक है। इंडिया भी हमारा तभी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, जब जो है हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो डाइवर्सिफाइंग जो हमारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके की डिफरेंट डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट्स बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में, वो जल्दी से जल्दी क्विकली एज सून एज पॉसिबल अगर इंडिया बना सकती है और उन्हें अगर बाहर जल्दी से जल्दी अगर एक्सपोर्ट कर सकती है और मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनाने की जो स्पीड है उसको अगर जितना ज़्यादा हमारी कंट्री इंक्रीज करेगी उतना ही हमारा कंट्री जो है वो प्रॉस्पर्स होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। भाई यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के एक दूसरे से अलग अलग होकर चलते हैं, नहीं। इंडस्ट्रीज बहुत हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं और एग्रीकल्चर भी बहुत हद तक इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इंडस्ट्रीज में ही सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। दे मूव हैंड इन हैंड, और इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। फॉर इंस्टेंस द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। अब कुछ इंडस्ट्रीज आती हैं हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वही होती हैं जहां पर एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्री से आ रही हैं। सॉरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पे इंडस्ट्रीज में ज्यादातर वो माल जो है बनाया जा रहा है, वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो कि एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। उन इंडस्ट्रीज को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। इन इंडिया मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, और जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं जितनी ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, यानी कि जितना ज्यादा और जितनी जल्दी से जल्दी वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, जितनी जल्दी से जल्दी वो अपने प्रोडक्ट पर बनाने की कैपेसिटी को जितना ज्यादा बढ़ाएंगी, मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर, उतना ही ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर भी जो है वो उतना ही ज्यादा जो है वो बढ़ता चला जाए। इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्रीज में कई ऐसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर से बहुत सारी ऐसी चीजें जो है इंडस्ट्रीज में जाती हैं जहां पर, या ये कह सकते हो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं अगर यहाँ पर, तो फर्स्ट आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। अब भाई कॉटन इंडस्ट्री तो तभी काम करेगी ना जब उसके पास जो है कॉटन अवेलेबल होगा, ठीक है। ऐसे तो कॉटन इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती, कॉटन इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती। जब उसके पास कॉटन आएगा तभी वो कॉटन के क्लोथ से थ्रेड बनाएगी और फिर उन थ्रेड से जो है कॉटन क्लोथ्स बनेंगे। अब भाई कॉटन कहाँ से आएगा? कॉटन आएगा आपके एग्रीकल्चर से, क्योंकि कॉटन लैंड पे ग्रो किया जाता है, उसके फ्लावर्स लगाए जाते हैं, उसके बीज लगाए जाते हैं, और बीज जो है 1 साल बाद या 6 महीने जब वो बड़े होते हैं तो उसमें कॉटन के ये फूल जो है वो ग्रो करते हैं। तो वही कॉटन जो है पिक किया जाता है और वो सारा का सारा कॉटन जो है वो पिक करके इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। तो इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारी कंट्री में जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडस्ट्रीज सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप। देखो मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर पर जो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाती हैं, एंड दीज इंडस्ट्रीज आर टू बी कॉल्ड एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज में जो यूज होने वाले आपके इंडस्ट्रियल इरिगेशन पंप्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक हैं, एंड पीवीसी पाइप्स भी एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जो ट्यूबवेल के साथ जो पाइप लगाया जाता है, पीवीसी पाइप्स हो गए, मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए एक्स्ट्रा टू द फार्मर। सो ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फार्मर को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बिना फार्मर जो है एग्रीकल्चर में उस तरह से अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जैसे प्रोडक्शन करना चाहिए था। पहले तो भाई अवेलेबल ही नहीं था, इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, तो जैसे तैसे फार्मर जो है काम चलाते थे, लेकिन अब तो इंडस्ट्रीज हैं, बना सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं सारी चीज़ें। तो अच्छा है, जितनी एग्रीकल्चर में जितने अच्छी चीज़ टूल्स इंप्लीमेंट यूज होंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, ठीक है।
इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन आर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। भाई आज का जो टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया आपका आज सारी कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगी हुई हैं, ठीक है। सारी कंट्री एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। कंपटीशन क्या है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बना लें और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, और प्रोडक्शन के साथ साथ हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, जितनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी उतनी हमारी इकोनॉमी जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी डेवलप करेगी और हम एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में जल्द से जल्द हम आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन इसे कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से आर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो इसलिए हमारी जो इंडस्ट्रीज है उन्हें और ज़्यादा एफिशिएंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन जो है आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट एनफ, यानी कि मतलब इंडस्ट्रीज़ जो है, अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ अपने आप के बारे में ही सिर्फ सोचेंगी, मतलब अपने आप पे ही अगर डिपेंड रहेंगी कि भाई हम खुद कर लेंगे खुद कर लेंगे खुद कर लेंगे, तो जो है वो काफ़ी नहीं है। हमारी इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि अलग अलग कंट्रीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, अलग अलग कंट्रीज़ जो है किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना रही हैं, किस तरीके से बेच रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस तरह से हो रहा है, इकोनॉमी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अकेली इंडस्ट्री सब कुछ नहीं कर सकती है। हमें मतलब हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी, बाहर के देश क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करना है जल्द से जल्द, ठीक है। आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारे जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं मस्ट बी एट द पुअर इन क्वालिटी है, यहाँ पर पुअर होगा, सॉरी मुझे भी याद नहीं रहा, यहाँ पर पुअर इन क्वालिटी है हमारी मैन्युफैक्चर। खुद ही देख लो, एनसीईआरटी बोल रही है कि हमारी इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बनते हैं वो पुअर क्वालिटी में होते हैं विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्वालिटी होती है गुड्स की वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि हमारी कंट्रीज में बने हुए इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी पुअर ही होती है। सो अब देख लो एनसीईआरटी खुद इस चीज़ को कह रही है, तो हमारा देश कहाँ लाइज करता है। दैट इज वाई वी आर टू बी कॉल्ड एज अ डेवलपिंग नेशन। इसलिए हम जो है अभी भी डेवलपिंग नेशन में हैं। ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे जब हमें अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा हमें डेवलप करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी और हमें अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा रादर देन इंटरनेशनल मार्केट प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये कुछ हमारी जो आपने अभी यहाँ पर जितनी ये सारी चीज़ें पढ़ी, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ होने के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं होती हैं तो वहाँ क्या होता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ होने के हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं, ये उसके बारे में, ठीक है। नाउ कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रीज़ टू नेशनल इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी में क्या होता है, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन economies where it is 25 to 35%. Okay, now over the last 2 decades the share of manufacturing sector has stagnant at 17%. यानी 2 decade से जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसका जो योगदान है या कंट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं हम, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 17% है। अब कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। जीडीपी आपको पहले बता चुके हैं। आउट ऑफ द टोटल 27% for the industries which include 10% for quarrying, mining, electricity and gas, ठीक है। 10% for the mining, quarrying and electricity, gas। तो 10% तो mining, quarrying ये सारा जो है इंडस्ट्रीज है, ये 10% ही सिर्फ जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन जो हमारा टोटल, कहने का मतलब ये है टोटल जो है हमारा वो है 27% जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। और 27% में से 17% जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, माइनिंग, क्वेरिंग ये अलग अलग इंडस्ट्रीज है। सो 27% में से 17% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और ये जो है ना अभी तक स्टैग्नेंट है, ये इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। सो बाकी और देशों में अगर हम जाएं, जैसे कि ईस्ट एशियन इकोनॉमीज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ईस्ट एशियन कंट्री में अगर हम जाते हैं, चाइना हो गया आपका, और दूसरी कंट्रीज़ हो गई, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सारी अलग जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर करीब जो इंडस्ट्रीज़ जो जीडीपी में जो अपना शेयर करती हैं वो करीब 25 से 35% शेयर करती हैं। तो इट मीन्स हम लोग अभी जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग पीछे हैं। द ट्रेंड ग्रोथ ऑफ द रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड्स हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। तो लास्ट अगर हम डिकेड्स की बात करें तो लास्ट डिकेड्स में हमारा जो
ट्रेंड रहा है ग्रोथ रेट का, यानी कि बढ़ने का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथिंग रेट रहा है वो 7% रहा है। ठीक है, तो 7% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। डिजायर ग्रोथ रेट ओवर नेक्स्ट डिकेड्स, नेक्स्ट आने वाले डिकेड्स में, आने वाले टाइम में जो है ये वो किया जा रहा है कि 12% जो है और ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अब आप बोल रहे होगे कि 17% यहाँ पे तो हो ही रहा है ऑलरेडी, तो और मतलब 12% यहाँ पर ये बोल रहा है कि पिछले मतलब जो ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखा है ना लास्ट डिकेड्स में 7% इसका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। लेकिन जो यहाँ पर आने वाले जो अपने वो टारगेट्स रख रहे हैं, गवर्नमेंट जो अपनी टारगेट्स रख रही है कि प्रीवियस डिकेड से 7% में से जो 7% पर एनम साल का जो ग्रोथ हुआ है उसको हमें 12% बढ़ाना है। Since 2003, manufacturing is once again growing at a rate of 9 to 10% per annum. तो since 2003, लेकिन 2003 से हमारा जो ग्रोथ रेट है हमें 12% करना है और ज़्यादा बढ़ाना है, लेकिन 2003 से हमारा 9 और 10% पर रहा है। With appropriate policy intervention by the government and renewed effort by the industries to improve productivity, economists predict that the manufacturing can achieve its target over the next decades. तो है क्या कि भाई गवर्नमेंट को हमारी इंडस्ट्रीज के लिए और कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए, कुछ इंटरवेंशंस बनाने चाहिए। ठीक है, एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को और सारे स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करना के लिए उनको और ज़्यादा इंडस्ट्रीज को इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा उनका इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन रहे। इकोनॉमिक्स ने ये भी प्रिडिक्ट किया है साथ साथ में कि आने वाले नेक्स्ट डिकेड्स में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम अपने टारगेट्स को जो है अचीव कर लेंगे। ठीक है, ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। सो देश आज़ादी के बाद जो है कई सालों के बाद जो है एक ये आपका ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया इंडस्ट्रीज को लेकर, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को लेके जो है ये आपकी NMCC जो है ये डिपार्टमेंट जो है बनाया गया है कि ताकि हम नेक्स्ट टारगेट अपना, ये डिपार्टमेंट सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज की जो है देखती है, हमें अपना टारगेट, हमें अपने ऑब्जेक्टिव जो है किस तरीके से आगे अचीव करने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इंडस्ट्री सेटअप करना पर्टिकुलर लोकेशन में ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। तो लाइक मान लीजिए अगर कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो बिजनेसमैन जो है उसको कोई इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी है, तो वो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखेगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत बड़ा टास्क है। बहुत, मान लीजिए आप मोबाइल इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहते हैं या लैपटॉप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, शूज़ की फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होगी, किस जगह पे सेटअप होगा, कैसे हम बनाएंगे उस लोकेशन में, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि किसी भी गवर्नमेंट भी अगर सेटअप करती है इंडस्ट्री तो उन गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, भाई हम इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, यानी कि जहाँ पे यहाँ हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इंडस्ट्रीज के पास में या इस इंडस्ट्रीज उस जगह पर या इसके आसपास में कहीं जो है हमें सीमेंट की इंडस्ट्री लगानी है मान लीजिए, तो सीमेंट की इंडस्ट्री, भाई हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल है सीमेंट बनाने के लिए, लेबर हमें इसके आसपास मिल जाएगा, पता लगा दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, कोई वहाँ पर एक आदमी नहीं दिख रहा है। जब एक आदमी नहीं दिख रहा तो लेबर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए ऐसी जगह भी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है जहाँ भाई लेबर जो है वो ईजिली आपको अवेलेबल हो जाए, कैपिटल जो हम पैसा लगा रहे हैं वो पैसा हमारा जो है वसूल हो सके, हम जहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। पार बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कोई भी इंडस्ट्री वर्क कर ही नहीं सकती, मशीन्स चलानी है बिजली से चलेगी, हर एक काम इंडस्ट्री में जो है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हो सकता। तो भाई पावर लाइन जो है उस जगह तक, उस लोकेशन तक पावर लाइन जो है वो आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक, एंड फाइनल इज द मार्केट। भाई इंडस्ट्रीज में अगर आपने जो भी चीज़ बनाई है, जिस भी चीज़ की आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, तो वो इंडस्ट्री जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट जो है मार्केट तक ईजिली पहुँचाए जा सके, हमें ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इशू ना हो, हमें ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि भाई आसपास जो है वो मार्केट अवेलेबल हो जाएगी या नहीं होगी मार्केट अवेलेबल, तो हमें ये सारे क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम, रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, रेयरली ही कई बार ऐसा होता है कि हमें ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक साथ अवेलेबल जो है वो हो जाए। सो इसके लिए क्या होता है कि भाई कई बार हमें ट्रांसपोर्टेशन या मार्केट पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई बार हमें लेबर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो लेबर अवेलेबल है उससे काम चलाना पड़ता है, कई बार हमें जो है रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ पर हमें लेबर मिल गया है, कैपिटल मिल गया है, पावर मिल गया है, मार्केट भी पास में हमें अवेलेबल है, लेकिन रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हमें फिर कई बार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रॉ मटेरियल हमें दूर से मंगाना पड़ता है। ठीक है, सो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटअप एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज।
की टू डिसीजन ऑफ अ फैक्ट्री लोकेशन, लीस्ट कॉस्ट, ज़्यादातर लोग यही देखते हैं, जो भी, या गवर्नमेंट भी अगर यही देखती है फैक्ट्री की जो लोकेशन है जहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करी जा रही है, तो उसकी कॉस्ट कम से कम में जो है फैक्ट्री सेटअप हो जाए। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। कई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जहाँ जिनकी वजह से अगर कोई पर्सन अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से वो नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, बंदे को नहीं पता है, गवर्नमेंट खुद अपने आप से सेटअप कर रही है, वो चीज़ अलग है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़पति हैं हमारी कंट्री में, वही ज़्यादातर इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हमारी कंट्री में होती है। ठीक चाहता है आपका, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये दो डायग्राम जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो है गिवन है, यहाँ ये और ये वाला दो डायग्राम। सो इसमें इन दो डायग्राम्स में ये बताया आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन कैसी होनी चाहिए, दूसरा इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है, ठीक है, इंडस्ट्री का जो काम है वो किस तरह से होता है, ठीक है, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। इंडस्ट्रीज में सबसे पहले लगाया जाता है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जो लगाया जा रहा है, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लगाया जा रहा है, या रॉ मटेरियल कहीं से अगर इंडस्ट्री लेकर आ रही है, सबसे पहले भाई कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को या कोई भी फिनिश्ड गुड जो है बनाने में, उस फिनिश्ड गुड का सबसे पहले हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। सो रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज में लगाया जा रहा है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज इनपुट, उसे इनपुट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है तो उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी लगे हुए होते हैं और वो इस रॉ मटेरियल को जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फिनिश गुड बन गया भाई, हमारा रेडी हो गया, तैयार हो गया, अब उस फिनिश प्रोडक्ट को जो है हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। फैक्ट्री से लेकर जाना है हमें, ट्रांसपोर्ट करते हुए फैक्ट्री से हमें जो है मार्केट तक लेके जाना है। तो जो मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट्स जो बन के आए हैं वो प्रोडक्ट होते हैं हमारे आउटपुट, जो हमारा ये फिनिश प्रोडक्ट बन के आया है, इस फिनिश प्रोडक्ट को हम कहते हैं आउटपुट, आउटपुट्स, ठीक है। तो जो भी रॉ मटेरियल लगाया जा रहा है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारी दोनों ही चीज जो है आपकी इनपुट में आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी यूज हो रहा है, मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इंप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी ये सारी मशीन्स वगैरह है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। बिजली की जो फैसिलिटी फैक्ट्रीज में है तो वहां पर ऑफिसेज भी होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा ऑफिस होते हैं, साथ ही साथ फैंस वगैरह कुछ कुछ एरियाज में लगे हुए रहते हैं जहां पर भी वर्कर्स जो है बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके आती है। उसके बाद प्रोडक्ट बन गया, मार्केट तक ट्रांसपोर्ट हुआ, मार्केट तक ले जाने के लिए क्या कॉस्ट आ रही है फिनिश प्रोडक्ट को, ठीक है, क्या कॉस्ट लग रही है, ये आपका हो गया मनी कॉस्ट, रेट ऑफ कॉस्ट क्या है या कितना पैसा लग रहा है। जितना पैसा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को बनाने में लगाया है उससे कम ही लगना है, ज्यादा नहीं लगना है, ठीक। अगर ज्यादा लगेगा तो यानी कि लॉस में जा रही है वो इंडस्ट्री, और अगर कम से कम अगर प्रोडक्शन मार्केट तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में अगर कम लग रहा है पैसा, या जो भी इनपुट्स लगाए जा रहे हैं कम पैसा लगा के हमें अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तभी हम ये मान सकते हैं कि जो इंडस्ट्री हमने सेटअप करी है वो इंडस्ट्री सही सेटअप करी है और हमें उससे जो है फायदा हो रहा है, ठीक है। सो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट अ साइट, जिस जगह से जो है रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया जा रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, जिस जगह पे मतलब इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, रॉ मटेरियल जो लेकर आ रहे हैं उसकी कॉस्ट कितने रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यानी कि मार्केट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट जो होलसेल्स की शॉप है वहां पर जाके जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे दिया जाता है, उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, जिस साइट पर फैक्ट्री जो है सेटअप है वो डिसीजन लेना वो भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो डिसीजन तब लिया जाता है जब हम इन सारी चीजों की कॉस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि भाई इसमें रॉ मटेरियल में कितना खर्चा लग रहा है लाने में, प्रोडक्शन में कितना खर्चा लग रहा है, प्रोडक्ट जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा लग रहा है। उसके बाद ही किसी फैक्ट्री की लोकेशन या किसी फैक्ट्री की साइट जो है वो डिसाइड होती है कि भाई इस जगह पर यहाँ पर हम ये फैक्ट्री जो है लगा सकते हैं, भाई इतना इसका कॉस्ट आ रहा है, इस चीज का रॉ मटेरियल का इतना कॉस्ट आ रहा है, और आपका प्रोडक्शन में इतना कॉस्ट आ रहा है, हमारा ट्रांसपोर्ट में या डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्शन के इतना कॉस्ट आ रहा है। ये चीजें तब डिसाइड होती है कि भाई अब फैक्ट्री की जो लोकेशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हैंड इन हैंड चलता है।
गो हैंड इन हैंड, ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां अर्बनाइजेशन होगा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सिटी में या किसी भी प्लेस में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में जो है इंडस्ट्री सेटअप होती चली जा रही है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद, सिटी में नहीं कहेंगे, हम ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। कंट्री में भाई ये कंट्री ऐसी है जहां पर हर चीज की फैक्ट्री है, जैसे कि आप चाइना ले लीजिए, द बेस्ट एग्जांपल इज चाइना। चाइना में आपको जो है हर चीज की फैक्ट्री मिल जाएगी, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको जिसकी फैक्ट्री चाइना में ना हो, और इसी वजह से चाइना जो है वो इतना ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि अर्बनाइजेशन होता जा रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहरीकरण, ठीक है, किसी भी प्लेस, कोई भी प्लेस का शहरीकरण होता जाना और बहुत जल्दी जल्दी होना। प्लेस हो गया, या यहाँ पे कोई विलेज भी हम ले सकते हैं, कोई भी विलेज है उसका बहुत जल्दी अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि शहरीकरण हो रहा है बहुत जल्दी। वो विलेजेस, मतलब भाई उस कंट्री में बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं वो जो अर्बनाइज्ड होते जा रहे हैं। अर्बनाइज्ड यानी कि है वो विलेज लेकिन काफी डेवलप्ड विलेज, जिसे कैसे, आप अमेरिका चले जाओ, आप क्या कहते हैं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, अमेरिका का स्विट्जरलैंड आप चले जाओ, स्विट्जरलैंड के विलेज आपको विलेज नहीं लगेंगे, दे आर मच मोर बेटर देन आर कंट्रीज सिटीज। हमारी कंट्रीज में जो सिटीज हैं उससे कहीं ज्यादा बेटर, कहीं ज्यादा डेवलप्ड वहां के गांव है, वो विलेजेस हैं, ठीक है, उसके। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, जितना जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसी मतलब ना उसी स्पीड में जो है शहरीकरण बहुत होता चला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वैसे वैसे आपका शहरीकरण जो है वो बढ़ता जाता है। तो अर्बनाइजेशन होता है यानी कि शहरीकरण, विलेजेस जो है वो सिटीज में तब्दील होते जाए। So urbanization follow when industrialization start. It means urbanization तभी follow हुआ जब ही industrialization start हुआ। जैसे ही industrialization start हुआ तभी villages में ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो विलेज के आसपास होती हैं। कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट के आसपास भी हैं। सिटी जो है, सिटीज हैं हमारी कंट्री में से बहुत सारी सिटीज हैं, उनके आसपास तो बहुत ही इंडस्ट्रीज है, ठीक है। समटाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटी, समटाइम्स नहीं, ज्यादातर सिटी के आसपास कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बसी हुई हैं, और कई ऐसी भी हैं जो विलेज या फॉरेस्ट के आसपास भी इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में बसी हुई हैं। Cities provide market, service, banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice. अब सिटी के आसपास जो है इंडस्ट्रीज सेटअप करने का क्या मतलब है, इस ये मतलब है कि भाई सिटी के आसपास जो है फैक्ट्रीज, जिसकी भी फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री का ओनर है, उसे हर चीज बहुत इजीली आराम से जो है अवेलेबल हो जाएगी, और उसमें उसकी ज्यादा कॉस्ट भी जो है नहीं जाएगी, ठीक है। उसको वहां पर मार्केट अवेलेबल सर्विसेज यानी कि अगर उसको अपनी इंडस्ट्री में कोई अकाउंटेंट चाहिए तो ठीक है, अकाउंटेंट के लिए वो भाई ऐड निकालेगा, उसको अकाउंटेंट, सिटी में तो सिटी के पास फैक्ट्री है तो कोई भी इजीली ऐसे अकाउंटेंट की जॉब करने जा सकता है। लेकिन अगर विलेज के थोड़ा सा दूर है, विलेज के यहाँ आसपास है, तो सिटी से तो कोई नहीं जाएगा, और विलेज में कोई इतना पढ़ा लिखा होगा नहीं जो अकाउंटेंट की उस फैक्ट्री में जॉब कर ले, ठीक है। या और भी बहुत सारी सर्विसेज निकलती हैं। बैंकिंग विलेज में या फॉरेस्ट के आसपास बैंकिंग ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादातर सिटीज जो है फॉरेस्ट या विलेज के थोड़ा आसपास ही होती हैं, और सिटी कह रही हूँ, इंडस्ट्रीज, सॉरी, ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है वो विलेज और सिटी के आसपास ज्यादा, विलेज और फॉरेस्ट के आसपास जो है इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं। सिटीज के भी आसपास होती हैं, लेकिन जो है अब मतलब फॉरेस्ट के आसपास इसलिए बसाते हैं क्योंकि क्या है भाई, इंडस्ट्रीज में से स्मोक वगैरह बहुत निकलता है, ठीक है, तो इसलिए सिटी के में, शहर में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फॉरेस्ट में एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक निकलता है, लेकिन एनिमल्स के बारे में कोई नहीं सोचना, किसी को सोचना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये होता है कि भाई फॉरेस्ट के आसपास, विलेज के आसपास जैसे ही अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो क्या होता है, वहां पर भी धीरे धीरे रोड कंस्ट्रक्शन होने लगता है, धीरे धीरे मार्केट बनने लगती है, धीरे धीरे जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होने लगता है। जो विलेज में जो लोग होते हैं उनको लेबर का काम चाहिए होता है, तो वो लेबर का काम करने के लिए इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं कि भाई उनको काम चाहिए, कि भाई हम अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं तो हम लेबर का काम करके यहाँ से थोड़े पैसे ले सकते हैं, ठीक है। कंसल्टेंट की जरूरत है तो भाई वो तो आपको शहर से मिलेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए वो भी शहर से मिलेगा, कुछ एक आध चीजें जो भाई विलेज से अवेलेबल हो जाती हैं, आपका लेबर हो गया। लेकिन जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो विलेज के आसपास भी जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट भी जो है वो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के आसपास करने लगती है। नाउ अर्बन एग्लोमेरेशन क्या होता है, मेनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। अर्बन एग्लोमेरेशन क्या है, मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज टेंड टू केम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। होता क्या है कि अगर
जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्रीज अगर एक जगह पर जो है इंडस्ट्री सेटअप हो रही है या लगाई गई है एक जगह पर इंडस्ट्री, तो होता क्या है, वहां पर उस इंडस्ट्रीज को देखते हुए तो दूसरी इंडस्ट्रीज भी ये सोचती है कि भाई हम भी अपनी इंडस्ट्री यहाँ सेटअप कर लें। कई बार ऐसा भी होता है अर्बन एग्लोमरेशन में, जैसे कि कोई इंडस्ट्री यहाँ सेटअप हुई, लाइक मान लीजिए कार की इंडस्ट्री अगर सेटअप हो रही है, कार की इंडस्ट्री जो है लगाई है किसी ने। अब कार की इंडस्ट्री तो लगाई है, लेकिन कार में जो पार्ट्स मिल रहे हैं वो पार्ट्स जो है उस इंडस्ट्री को दूर दूर से मिल रहे हैं। तो उस पार्ट को बनाने के लिए जो बाकी जो फैक्ट्रीज होती है ना, बाकी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो सोचते हैं कि भाई इसने यहाँ पर कार की इंडस्ट्री सेटअप कर ली, अब कार के बाकी पार्ट्स के लिए ये कहां से लेकर आएगा। तो भाई ऐसा करते हैं, हम भी यहाँ पर जो है कार के पार्ट्स की जो है अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। पता लग रहा है पहिए जो है, टायर कंपनी अलग होती है, आप लोगों को मालूम है टायर कंपनी अलग होती है, कार के जो पार्ट्स होते हैं, छोटे मोटे जो पुर्जे होते हैं उसकी इंडस्ट्री अलग होती है, बड़े जो उसके बड़े पार्ट्स जो मिलते हैं कार के उसकी इंडस्ट्री अलग होती है। तो अब भाई टायर कंपनी ने सोचा इसने कार की यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करी, कार की तो टायर की तो जरूरत इसको होगी पक्का, ठीक है। तो भाई टायर कंपनी ने भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली। ऐसा करते 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 काफी इंडस्ट्रीज जो है उस पर्टिकुलर प्लेस में जो है सेटअप होने लगती हैं धीरे धीरे। अब जब इंडस्ट्रीज बहुत सारी सेटअप हो रही है तो फिर वहां पर लोग वर्कर्स काम भी करने आ रहे हैं, लोगों को जॉब भी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, लेबर भी मिल रहा है और अकाउंटेंट्स भी मिल रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब हर किसी को अपने अपने हिसाब का, अपने टाइप का जो है काम थोड़ा बहुत जैसे तैसे मिल जाता है। लेबर को अपने अकॉर्डिंग काम मिल जाता है, कंसल्टेंट को अपने अकॉर्डिंग काम मिल जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है भाई, गवर्नमेंट भी देखती है कि वहां इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, वो जगह वो प्लेस धीरे धीरे जो है शहर में तब्दील होती जाती है, ठीक है। जो लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, लेबर हो गए या जो भी ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, उनके बच्चे भाई स्कूल जाने वाले होंगे, वो वहां पर काम कर रहे हैं, तो भाई वहां पे स्कूल भी सेटअप हो गया, गवर्नमेंट ने स्कूल बना दिया, भाई रोड ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो जाएगा। ऐसे करके क्या होता है, धीरे धीरे जो है एक पर्टिकुलर कोई भी प्लेस जो है वो अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट होती चली जाती है, ठीक है। यानी कि वो पर्टिकुलर प्लेस जो है वो उसका शहरीकरण हो रहा है, धीरे धीरे वो जगह जो है वो शहर में तब्दील होती जा रही है, इंडस्ट्रियल एरिया बनता जा रहा है, क्योंकि वहां पे इतनी सारी इंडस्ट्री सेटअप हो गई कि वो एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरिया बनता जा रहा है। इसी को कहते हैं अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है ना। पहले क्या होता था, प्री इंडिपेंडेंस इरा के टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पर भी जो है इंडस्ट्री इसी तरीके से सेटअप होती थी। तो क्या होता था, पोर्ट इंडस्ट्रीज होती थी पोर्ट सिटीज के आसपास। तो मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर लोकेटेड नियर पोर्ट। जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती थी ना वो पोर्ट के आसपास होती थी, लाइक मुंबई हो गई, कोलकाता, चेन्नई। यहाँ पर क्या करते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती थी वो लोग अपनी इंडस्ट्रीज वहीं पोर्ट के आसपास जो है बना लेते थे। वो इसलिए वो सोचते थे कि भाई पोर्ट है और यहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स जो है ट्रांसपोर्ट करने में इजी होगा। भाई अपना सामान वामान बनाया और यहीं पोर्ट में जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया, और पोर्ट में जो इतनी भी शिप्स वगैरह होती है, कार्गो शिप होती है, भाई यहीं से उनको यूरोप, अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज में जो है प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पर पोर्ट का सामान ही मैन्युफैक्चर्ड होता था, ठीक है। पोर्ट से जो सामान जाने वाला है, पोर्ट सिटीज, इसलिए मुंबई, कोलकाता इंडस्ट्रीज, ये चेन्नई वगैरह जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया थे, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या थी वो वही सामान बनाती थी जो पोर्ट्स वाले एरिया में जो प्रोडक्ट जो है यूज होने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते थे कि इमरजेंसी ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर सराउंडेड बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल इंटरलैंड। अब भाई क्या हुआ, इतनी सारी चीजें होने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन सेंटर, जो एरिया इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे वो ज्यादातर सराउंडेड थे बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। यानी कि वो एरिया जो थे वो ज्यादातर जो मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, जो ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड एरिया थे, वो ज्यादातर सेंटर थे, इंडस्ट्रियल सेंटर थे, मैक्सिमम वो सराउंडेड थे एग्रीकल्चरल रूरल एरिया से, ठीक है, कृषि क्षेत्र से घिरे हुए थे, क्योंकि उसके आसपास तो जो है पूरा कृषि वाला एरिया था, वहां तो सब जगह एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है, जितना भी दूर दूर तक जो इलाका है। लेकिन वहां पर उन्होंने बीच में जो है अपनी इंडस्ट्रीज जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज एक के बाद इंडस्ट्रीज जो है सेटअप कर ली। लेकिन उसके आसपास का जो इलाका है, दूर दूर तक जो इलाका था वो सराउंडेड था आपका एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखेंगे हम कि इंडस्ट्रीज को अलग अलग किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेसिस, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, रॉ मटेरियल के बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है। तो रॉ मटेरियल के बेस पे हमारी कंट्री या ऑल ओवर वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें, स्पेशली क्योंकि हम अपनी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में हम ज्यादा वो करेंगे, बात करेंगे। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मैंने आपको पहले बताया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, वो इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे जो है जो डिपेंड करती है। जैसे कि आपको जो एग्जांपल दिया था मैंने, कॉटन दिया, कॉटन एग्रीकल्चरली ग्रो किया जाता है और उसके बाद जो है कॉटन को पिकअप, जैसे अब कॉटन के अलावा जो होती है वुलन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया,
टेक्सटाइल हो गया, रबर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। तो ये सारे के सारे जो है आपके एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ये डायरेक्ट हम जो है इस तरीके से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट एग्रीकल्चर हुआ इसका और हमने डायरेक्ट खेतों से निकाला उसको यूज करने लगे, ठीक है। तो इसका यूज डायरेक्टली नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका मिनरल बेस्ड। जो मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज होती है जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, उसमें आयरन एंड स्टील हो गया, ठीक है। आयरन निकाला जाता है, स्टील एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सीमेंट भी जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एल्यूमिनियम जो कि मिनरल है, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे पहले एक्सट्रैक्ट सारे के सारे किए जाते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जमीन इसको जो है इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है और उसके बाद जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है प्रॉपर फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन बेसिस हैं। तो दो तरीके की आपकी इंडस्ट्रीज बेस्ड होती हैं, एक होती है आपकी एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन बेसिस, मेन रोल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है?